नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अब तक आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, इससे पहले के सारे ही प्रैक्टिस सेट आपको 1 से 10 तक के चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है। यानी कि आपसे पूछ रहा है मलाशय और मूत्राशय के बीच में इनमें से कौन सा जो अंग है वो स्थित होता है। ठीक है, कौन सा जो शरीर का अंग है वो आपका स्थित होता है, कैलिक्स, वृक्क, गर्भाशय या अपरा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो आपका गर्भाशय है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए गर्भाशय जो है उल्टे नाशपाती के आकार की एक संरचना होती है जो उदर गुहा के निचले श्रेणी में स्थित होता है तथा जिसके पीछे मलाशय तथा सामने की ओर मूत्राशय स्थित होता है। ठीक है, देखिए इसका जो गर्भाशय है इसका प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण तक विकसित होने के लिए पोषण एवं स्थान प्रदान करना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिशुओं के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है। कौन सा, कार्टर गला, गोल गला, बड़ा गला या चौकोर गला। तो इनमें से कौन सा गला होता है, ये भी आप एक बार पहले देख चुके हैं कि जो बच्चों के कपड़े होते हैं उनमें जो सबसे आरामदायक उनके लिए गला है वो कौन सा है, तो ये होता है गोल गला। ठीक है, यानी मान लीजिए जैसे ये उनकी शर्ट है, ठीक है, ये बच्चे की शर्ट है, ठीक है, तो इसका गला ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। ठीक है, या जो बहुत बड़ा है वो होना चाहिए या चौकोर होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, जो बच्चा है उसका गला कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए उनके कपड़ों का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, कोलोस्ट्रम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें इनमें से क्या बहुतायत में होता है, विटामिन, प्रतिजीव, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जो आपका कोलोस्ट्रम है ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो प्रतिजीव है यानी कि जो एंटीबॉडीज हैं ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, बहुतायत में पाई जाती है। प्रतिजीव मतलब एंटीबॉडीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई थी, 1920 में, 1925 में, 1930 में या 1938 में। तो देखिए जो भारतीय रेड क्रॉस समिति की स्थापना है ये आपकी हुई थी ऑप्शन नंबर ए 1920 में। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, उसके आगे लिख लीजिएगा 1920। और देखिए भारत में कुल 1100 शाखाओं में ये जो संस्था है ये कार्यरत है वर्तमान में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए जो उच्च संवेग है किसी व्यक्ति के तो उसका कारण शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है और पारिवारिक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि इनमें से सभी। ठीक, देखिए एक ऐसी भावात्मक स्थिति जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त अवस्था में होता है उसको क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, एक मनुष्य में उच्च संवेग शारीरिक, मानसिक या पारिवारिक कारण से हो सकता है। और देखिए संवेग को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संवेग को प्रभावित करने वाले, मनुष्य के संवेगों को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो यह है परिवार का आकार, सामाजिक वातावरण, माँ बाप के सोचने का स्तर, आर्थिक सामाजिक स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य और विद्यालय का वातावरण और आस पड़ोस का वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, स्थिर और शिशुओं के शरीर के बीच का अनुपात होता है। यानी कि आपसे पूछ रहा है बच्चे के सिर और उसका जो बाकी शरीर है उसके बीच का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो ये आपसे ये पूछ रहा है 1:7, 1:4, 1:3 या 1:9। तो कितना होता है, जो बच्चे की शरीर है, जो बच्चे का शरीर है और उसका जो सिर है, यानी कि पहले आपको सिर का अनुपात बताना है फिर आपको शरीर का अनुपात बताना है। तो ये होता है आपका 1:4। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी।
ठीक है। देखिए जो शिशु है उसके सिर और शिशु के शरीर के बीच का अनुपात जो है वो 1:4 होता है। नवजात शिशु का शारीरिक अनुपात वयस्क की अपेक्षा भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। सिर की तुलना में भुजाएं, धड़ तथा पैर छोटे होते हैं, किसके? बच्चों के, शिशु के। और शिशु का सिर उसके पूरे शरीर का 1/4 भाग होता है। ठीक है। जबकि वयस्क जैसे जैसे होता जाता है इंसान, वैसे वैसे उसका सिर का अनुपात क्या होता है? शरीर के अनुपात के कंपेयर में छोटा होता जाता है। ठीक है। लेकिन जो बच्चे का जो सिर है, जो उसका मुख है, वो बड़ा होता है बाकी शरीर के कंपैरिजन में। ठीक है। अनुपात में बड़ा होता है, एब्सोल्यूट में बड़ा नहीं, सच में बड़ा नहीं होता है, उसके अनुपात में बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कोलेस्ट्रम क्या है। ठीक है। अभी तक आपसे पूछा था कोलेस्ट्रम में क्या पाया जाता है, अब आपसे पूछ रहा है कोलेस्ट्रम क्या है। ठीक है। फॉर्मूला दूध है, प्रथम स्तन दूध है, शारीरिक वसा है, या फैटी एसिड है। तो ये आप सभी को पता होगा, जो आपका कोलेस्ट्रम है ये क्या है? प्रथम स्तन दूध है, यानी कि जो माँ से बच्चे को दूध प्राप्त होता है वो क्या होता है? कोलेस्ट्रम होता है, प्रथम स्तन दूध होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इकट्ठी हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि मतलब जो आपकी संवेगात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो जब संचित होती जाती तो उनको जो निकालने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? ए इमोशनल कैथेरिसिस, बी इमोशनल बैलेंस, सी हाइटेंड इमोशनैलिटी, या डी इमोशनल घबराहट। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए इमोशनल कैथेरिसिस। ठीक है। इमोशनल कैथेरिसिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है किसमें? भाषा को समझने में, वाणी उत्पन्न करने में, गत्यात्मक क्रिया में, या शोध उत्पादन में। जो आपका बरोक क्षेत्र है मस्तिष्क का, वह क्षेत्र किसमें योगदान करता है? तो देखिए जो आपका बरोक क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका योगदान करता है ऑप्शन नंबर बी वाणी उत्पन्न करने में। ठीक है। यानी कि आवाज निकालने में ये मदद करता है। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे दिखाना चाहिए क्या? ऑस्टियोलॉजिस्ट, रोगा कारण विज्ञानी को, अबुर्द विशेषज्ञ को, या मूत्र विज्ञानी को। तो उसको किसको दिखाना चाहिए? उसको दिखाना चाहिए आपका ये क्या है? अबुर्द विशेषज्ञ को। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे अबुर्द विशेषज्ञ यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक है। कोशिकाओं में देखिए असामान्य वृद्धि के कारण क्या होता है? कैंसर होता है। यानी कि जब कोशिकाओं में असामान्य रूप से वृद्धि होने लगती है तो यही क्या होती है? यही कैंसर बन जाती है। ठीक है। और कैंसर से शरीर के किसी भी भाग में दर्द ना करने वाला एक पिंड बन जाता है। कैंसर का उपचार एंटीबायोटिक्स, एल्कलाइड के प्रयोग से, रेडियोथेरेपी, लेजर किरणों आदि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? सामान्य जुकाम, निमोनिया, तपेदिक, या हैजा। तो कौन सी नहीं फैलती है? वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। ठीक है। फिर से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा है? वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। यानी कि जो 3 है वो वायु के माध्यम से फैलती है, कोई एक वायु के माध्यम से नहीं फैलती है, वो कौन सी है? अब तक आपने 10 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, आपको आराम से पता चल गया होगा कि देखिए जो सामान्य जुकाम है ये भी वायु से फैलता है, निमोनिया भी फैलता है, और तपेदिक भी फैलता है। लेकिन जो हैजा है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा जो है वो दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों द्वारा तथा मक्खियों के द्वारा फैलता है। जो हैजा है आपका, ये वायु से फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये दूषित खाने, दूषित पानी और मक्खियों के द्वारा प्रमुखता से फैलता है। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका हैजा रोग है इसके जीवाणु का क्या नाम है? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो जीवाणु है हैजा रोग का, इसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? गर्भाशय ग्रीवा में, योनि में, अंडाशय या ओवरी में, या गर्भाशय में। तो मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे हैं ये किसमें निर्मित होते हैं?
तो ये आपका निर्मित होते हैं ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय या ओवरी में। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, होपफुली आप सभी को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत की जनसंख्या जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है। आपसे पूछ रहा है भारत की जो जनसंख्या है वो जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था से गुजर रही है, प्रथम अवस्था से, चतुर्थ अवस्था से, तृतीय अवस्था से या कोई नहीं। और देखिए भारत की जो जनसंख्या जनांकीय है कि संक्रमण की जो स्थिति है ये थर्ड स्टेज यानी कि तीसरी अवस्था से गुजर रही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तृतीय अवस्था। देखिए इस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों के दरों में प्रशंसनीय कमी आती है। ठीक है, जो आपकी जन्म दर है और मृत्यु दर दोनों ही जो है वो एक बैलेंस उस पर धीरे धीरे आने लगती है, बैलेंस लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व में किस देश में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है, अमेरिका में, हांगकांग में, जापान में या भूटान में। तो ये आप लोगों को एक आइडिया होगा मोटा मोटा कि जो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है, ठीक है, ये ना तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है और ना ही भूटान में। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो हांगकांग और जापान में होगा। तो देखिए विश्व में जो सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा वाला देश है यानी कि जहाँ के लोग सबसे अधिक समय तक जीवित रहते हैं वो कौन सा है आपका, वो है हांगकांग। ठीक है, जहाँ पर महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है ये भी याद रखिएगा, जो हांगकांग है वहाँ पर महिलाओं की जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। कितनी है, तो ये है लगभग 87.8 वर्ष। ठीक है, यानी कि 87.8 वर्ष तथा पुरुषों की जो जीवन प्रत्याशा है ये महिलाओं से कम है। जो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है वो लगभग 82 वर्ष है, यानी कि जो एवरेज पुरुष है वो महिलाओं से जो 5 साल के आसपास कम जीवित रहते हैं। ठीक है, या महिलाएं जो है पुरुषों से 5 वर्ष अधिक जीवित रहती हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो जो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा है हांगकांग देश की वो है 87.8 वर्ष और जो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा है वो है 82 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, और इसका आंसर क्या है, हांगकांग। नेक्स्ट देखिए, संविधान की कौन सी धारा आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सी धारा है, धारा 163, धारा 164, धारा 165 या धारा 166। तो देखिए जो आदिम कल्याण मंत्री हैं इनकी नियुक्ति से संबंधित जो धारा है वो है आपकी धारा 164 यानी कि धारा 164। अच्छा, जो बाकी 3 धाराएं हैं इनका भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 164 यानी कि जो आदिम कल्याण मंत्री है इनकी नियुक्ति संबंधित है धारा 164 से। ठीक है, धारा 163 क्या है, धारा 163 भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, जो धारा 165 है ये दंड प्रक्रिया से संबंधित है और जो धारा आपकी 166 है ये संबंधित है लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से विधि की अवज्ञा करना। ठीक है, तो आपको चारों ही धाराओं का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका धारा 164 यानी कि जो आपके आदिम कल्याण मंत्री हैं इसकी नियुक्ति संविधान के किस धारा से होती है, ये होती है धारा 164 से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए और उसके लिए एक बेहतर प्रशासन प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों द्वारा विशेष राशि की स्वीकृति करने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो कौन सा है, इसमें से अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 335, कौन सा है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 275। ठीक है, जो अनुच्छेद 275 है ये आपको अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा एवं विशेष धनराशि प्रदान करने का प्रावधान करता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा बहुत बाकियों के बारे में भी देख लीजिए। जो आपका अनुच्छेद 325 है, अनुच्छेद 325 के अनुसार किसी व्यक्ति का धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होना, ये किसमें, अनुच्छेद 325 में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 164 अभी आपने जस्ट ऊपर देखा, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित था आपका आदिम कल्याण मंत्री की नियुक्ति से। ठीक है, अनुच्छेद 164
जो अनुच्छेद आपका 335 है ये किससे संबंधित है, तो ये भी देख लीजिए। और जो आपका अनुच्छेद 335 है ये संबंधित है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के दावे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका सूची का मिलान करना है। आपको दो सूचियां दी गई हैं जिसमें एक तरफ आपके लेखक और संपादक लिखे हैं और दूसरी तरफ मुद्दे लिखे हैं, यानी कि आपको बताना है कि किस लेखक ने किस विषय पर चीजें लिखी हैं। ठीक है, तो देखिए जो है आपकी रीता मनचंदा, ठीक है, जो रीता आपकी मनचंदा है इन्होंने लिखा है द्वंद्व में महिलाएं। ठीक है, इनका क्या है, इनका है ऑप्शन नंबर ए का होगा द्वंद्व में महिलाएं, ए का हो जाएगा 3। ठीक है, जो वंदना शिवा है ये बहुत ही फेमस नाम है, आपको शायद पता भी होगा। तो इन्होंने क्या लिखा है, इको फेमिनिज्म के बारे में, ये अभी बहुत पॉपुलर था बीच में, इनका नाम बहुत चर्चित था। जबकि वंदना शिवा है ये आपकी संबंधित है इको फेमिनिज्म यानी कि पारिस्थितिकी नारीवाद से। ठीक है, नीरा देसाई, इनका नाम भी आपने सुना जरूर होगा। क्या है ये, इनका क्या है, भारत में महिला आंदोलन से संबंधित है। ये नीरा देसाई आपके संबंधित है भारत में महिला आंदोलन यानी कि सी का सेकंड। और जो मार्था ए चिन है, ठीक है, अब एक ही बचा है, तो ये किससे संबंधित होगी, ये संबंधित है विधवाओं की दशा से। ठीक है, तो देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं आपके, ए का आ रहा है आपका थर्ड और बी का आ रहा है फोर्थ। देखिए ए का थर्ड और बी का फोर्थ किसमें है, ए का थर्ड और बी का फोर्थ है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का 1। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है ना, इसमें ये जो मिलाए हुए हैं ऑप्शन नंबर ये, इनको क्या करिए, इनको एक बार आप अपनी जो नोटबुक है उसके सामने सामने नोट कर लीजिए, क्योंकि जो आपका सिलेबस है इस पे ये सारे मुद्दे डायरेक्टली मेंशन है। ठीक है, तो आपसे इन लोगों के नाम जो है ये डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी महिलाएं हैं और जहाँ पर महिलाएं किसी मतलब क्षेत्र में लेखक या वो मतलब संबंधित है आपके जब सिलेबस से, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कैसा लिखना है, बस छोटे छोटे लिख लीजिए, रीता मनचंदा आगे डैश करके द्वंद्व में महिलाएं, वंदना शिवा आगे डैश करके इको फेमिनिज्म या पारिस्थितिकी नारीवाद, इस तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी है, ये आपका किसका है, ये आपका अभिकथन और तर्क है। ठीक है, देखिए अब इसमें आपका अभिकथन दिया है, लिंग भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित होने की बजाय सांस्कृतिक रूप से प्रभावित होती हैं। ठीक है, ये क्या है आपका अभिकथन है। इसका तर्क क्या है, तर्क है इसका, लिंग की सांस्कृतिक संकल्पना मानव गुणता की पूरी सीमाओं को पुरुषत्व और नारीत्व के दो प्रतिमूल क्षेत्रों और उनके प्रतिकूल व्यवहार में विभाजित करती है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि क्या ऑप्शन दिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपका ए सत्य है किंतु आर गलत है, आर असत्य है, बी है आपका ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, सी है आपका ए असत्य है किंतु आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, डी है आपका ए और आर दोनों सत्य हैं। तो इसमें आपका क्या ऑप्शन है, देखिए इसमें ए और आर, ठीक है, दोनों ही सही हैं और जो आर है ये ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी कि जो आपका मनरेगा है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। देखिए पहली बात तो इसे क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन बन रहा है, आपसे मनरेगा का पूरा नाम पूछा जा सकता है, तो मनरेगा का पूरा नाम याद रखिएगा, मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी फिर से देखिए, मनरेगा का पूरा नाम है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, ये क्या है, ये आपका मनरेगा है। आप पूछा मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य, तो ये होपफुली आप सभी को पता होगा मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य। देखिए एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, बी है आपका लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, सी है आपका सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना।
तो देखिए आपने अगर मोटा मोटा मनरेगा के बारे में कभी न्यूज़पेपर वगैरह में ही देखा पढ़ा है, ठीक है, आपको पता होगा कि ये तीनों ही मनरेगा के उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यह सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की है? समाज नीति निर्माताओं ने, जगत गुरु शंकराचार्य ने, नेल्सन मंडेला ने, या व्यापारियों ने, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा मदद किसने की होगी? तो जगत गुरु शंकराचार्य, ये तो इसमें ऑप्शन ही नहीं बन रहा है। व्यापारियों ने, ये भी इसका कोई सेंस नहीं है। अच्छा, नेल्सन मंडेला ने, लेकिन इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, क्या है इसमें? पिछड़े वर्ग की समस्याओं में, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये भारत के सेंस से पूछ रहा है। आपके दिमाग में ये कॉमन सेंस होना चाहिए, आपके अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये जो आपसे चीजें पूछी जा रही हैं ये भारत के रेफरेंस में पूछी जा रही हैं, ठीक है। वर्ल्ड वाइड चीजें आपसे नहीं पूछी जा रही हैं। इसका आंसर क्या होगा? समाज नीति निर्माताओं ने, यानी कि जिन लोगों ने समाज के लिए नियम कायदे कानून बनाए हैं उन्होंने ही पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में करने के लिए सबसे अधिक पहल की है, ठीक है। देखिए हमारे देश में क्या है, हमारे देश में राष्ट्रपति जी जो द्वारा अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के तहत अब तक 2 पिछड़े आयोग वर्ग मतलब जो वर्ग हैं वो गठित किए जा चुके हैं। वो 2 कौन कौन से आयोग हैं ये आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1953 में आपकी बनी थी काका कालेलकर आयोग, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1953 में आपका बना था काका कालेलकर आयोग, ठीक है। और 1978 में आपका बना था बीपी मंडल आयोग, ठीक है, बीपी मंडल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को याद कर लीजिए, लिख लीजिए। 1953 में आपका बना था काका कालेलकर आयोग और 1978 में आपका बना था बीपी मंडल आयोग, ठीक है। और फिर क्या, देखिए रामनंदन प्रसाद आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के संपन्न लोगों की पहचान के लिए सीमा निर्धारित हेतु संस्तुति की गई थी। आप सबको पता होगा जो ओबीसी जो कैटेगरी है इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट आया था ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार आया था? ये रामनंदन प्रसाद आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आया था, ठीक है। आपको क्या क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो मतलब उन्होंने 2 पिछड़े वर्ग आयोग के गठन किए थे, पिछड़े वर्ग आयोग के गठन किया था। तो ये था आपका अनुच्छेद 340 के आधार पर, ठीक है। और वो 2 आयोग कौन से थे? वो 2 आयोग थे आपके काका कालेलकर आयोग जो बना था आपका 1953 में, और दूसरा था आपका बीपी मंडल आयोग जो आपका बना था 1978 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में मूरिया जनजाति किस राज्य में अधिकांशतः पाई जाती है? सीधा सा आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपकी मूरिया जनजाति है ये किस जो राज्य है उसमें अधिकांशतः पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, ओडिशा में या आंध्र प्रदेश में? तो देखिए जो आपकी मूरिया जनजाति है ये मुख्यतः पाई जाती है आपकी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में मूरिया जनजाति अधिकांशतः पाई जाती है। जो मूरिया है ना ये प्रमुख जनजाति नहीं है, ये गोंड जनजाति की उप जनजाति है। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपकी मूरिया जनजाति है ये आपकी प्रमुख जनजाति नहीं है, ये आपकी गोंड जो जनजाति है ये उसकी क्या है? उप जनजाति है, ठीक है। ये उसकी उप जनजाति होगी गोंड जनजाति की, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मूरिया जनजाति की जो मूरिया जनजाति किसकी उप जनजाति है? तो ये है गोंड जनजाति की उप जनजाति, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में निर्धनता का कौन एक कारण है? ठीक है, अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या उपर्युक्त सभी। आप लोगों ने समाजशास्त्र में, एजुकेशन में, इन सब में ये क्वेश्चन 1000 बार पढ़ा होगा कि निर्धनता का इसमें से कारण कौन सा है। तो देखिए अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी ये सभी क्या हैं? ये निर्धनता के कारण हैं, ठीक है।
देखिए निर्धनता की संस्कृति का जो विचार है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो निर्धनता की संस्कृति है, कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? ये दिया था आपका ऑस्कर लेविस ने। ठीक है, कब दिया था आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आपको इतना याद रखना है कि सन 1958 में ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृति का विचार दिया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आपसे पूछा है, निर्धनता के कौन सा कारण है? तो देखिए अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि और बेरोजगारी, ये तीनों ही क्या है? निर्धनता के कारण हैं। नेक्स्ट देखिए आपका LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है? ए उत्तेजक मादक पदार्थ, बी निश्चेतक मादक पदार्थ, सी अवसादक मादक पदार्थ, या डी भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। तो आपका जो LSD है ये क्या है आपका? ये एक प्रकार का भ्रांतिजनक मादक पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका बंधुआ मजदूरी का इनमें से कारण आपसे पूछा है। ठीक है, क्या है? ग्रामीण गरीबी और निरक्षरता का कारण है। आपसे पूछा है कि जो बंधुआ मजदूरी है वो निम्न 4 ऑप्शनों में से किसका कारण है? ठीक है, किसके कारण होती है? ग्रामीण गरीबी और निरक्षरता का कारण, उच्च जाति के पिछले आधिपत्य के कारण, ऑप्शन सी है आपका इसका, ऑप्शन सी है ग्रामीण गरीबी का परिणाम लेकिन श्रमिक जातियों की निरक्षरता और उन पर उच्च जातियों का आधिपत्य, या ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। तो जो आपका जो बंधुआ मजदूरी है इसका कारण, ये किसका कारण है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। ठीक, देखिए संविधान के अनुच्छेद 23 में बेगार को प्रतिषिद्ध किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, निर्धनता एवं गरीबी के कारण बंधुआ मजदूरी प्रचलित है तथा साथ ही निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य भी इसका एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता का प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? ठीक है, मार्क अद्राम्स ने, डेविड ग्लास ने, थॉमस बॉटोमोर ने, या रॉबर्ट डाहल ने। तो किसने किया था? ये आपका किया था बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं आपके थॉमस बॉटोमोर। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंग्लैंड और वेल्स के बीच में जो अंतःपीढ़ी गतिशीलता है उसका प्रथम मुख्य अध्ययन किया था। ठीक है, देखिए इस जो आपका ये वाला जो आपका वीडियो था, ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखकर इसके शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपका पीटी का एग्जाम बहुत पास में है, 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन जैसे ही आपका पीटी का एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद अपना पूरा फोकस मुख्य सेविका पर डालिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाने वाले एग्जाम्स में से है, जिसमें आपको 20 पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और यूपी SSSC की एक खास बात ये रहती है कि ये कभी भी अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना आपके लिए बाकी सारी वैकेंसियों में सिलेक्शन लेने के कंपेयर में काफ़ी आसान है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, लाइटली मत लीजिए, अपने स्टडी पर फोकस रखिए और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखकर शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं करिए कि आप इधर आगे का पढ़ रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। ठीक है, एक बार उसका रिवीजन करते रहिए। अगर आप एक हफ्ते में जो पढ़ेंगे उसका एक बार भी रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम आते तक आपका, अभी आपका एग्जाम नवंबर लास्ट में दिसंबर में होने के चांसेस हैं। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आपको सिलेबस का आपका हर एक पॉइंट आपकी फिंगर टिप्स पे होगा। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।